हिंदी वाले सर ना कहीं गए हुए थे, वो थे नहीं। अब वो आए तो उनका फोन आया 1:15 कि मैं आ गया, तो मैंने कहा सर अब तो मैंने कहलवा दिया कि मेरी क्लास है। ठीक है, वैसे भी हिंदी तुम्हारी 5-7 नंबर की आनी है, उतनी मैं एक बार फिर बाद में भी करवा दूंगी, है ना। चलो अब शांति से अपना 1-1 मिनट तुम्हारा बहुत कीमती है। मुझे नहीं पता तुम्हें फील होता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेपर आ गया। मैं अभी भी 1 घंटे से लगातार मैं देख रही थी क्या एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, क्या ज्यादा बेहतर कराऊं जो तुम्हें दिक्कत ना आए। तो इस प्रेशर को तुम भी फील करो कि नौकरी की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चांस है, और ये गया तो बहुत कुछ हाथ से चला जाएगा। इसीलिए अपना जी जान लगा दो पढ़ने में, ठीक है। चलो, हम लोग सुबह कितने पानीपत तक पहुंच गए थे? पंचकुला। पंचकुला पानीपत नहीं पढ़ा ना। अब जल्दी से बोर्ड पे देखो, 122 पूरे करने हैं और एक एनसीआर करना है, और अगर टाइम मिल गया तो चंडीगढ़, ये निपटा देंगे आज, ठीक है। फटाफट से सुनो, सिर्फ मैं बोलूं, मुझे किसी को टोकना ना पड़े भाई। जल्दी से बोर्ड पे देखो, पानीपत का जिला सुबह पंचकुला पूरा किया था, पिंजौर, यादवेंद्र गार्डन, ये पढ़ रहे थे ना। आपके हरियाणा में इकलौता जिला है जो 1 नवंबर 1989 को बना, 24 जुलाई के आसपास 1991 में वापस जाके मिल गया करनाल में, और उसी दौर में 1989 से पहले 1980 में करनाल में बाहोली में एक गांव में आपकी रिफाइनरी लग गई थी। तो जब रिफाइनरी लगी तब करनाल था, क्योंकि 89 में पानीपत बना, और उसके बाद बाहोली में जो गांव था ये करनाल में था, फिर ये पानीपत में आ गया, पर 2 साल बाद वापस ये गांव चला गया करनाल, और फाइनली जनवरी 1992 में पानीपत ने अपने आप को अलग किया। तो पानीपत इकलौता ऐसा जिला है जो अलग हुआ, फिर उसके साथ गया, फिर अलग हो गया। कौन सा जिला है आपका? पानीपत का नाम आते दिमाग में आ जाए एकदम से पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल सारा कामकाज, क्योंकि यहाँ पर किसकी रिफाइनरी है वो? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी। बीपी भी है एक, भारत पेट्रोलियम, इसकी नहीं है। आईओसी का सारा कामकाज है। 1980 बापोली गांव करनाल, फिर पानीपत, फिर करनाल, फिर पानीपत। इसके अलावा यहाँ पर यूरिया संयंत्र है, क्योंकि आप सब जानते हो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का बहुत बड़ा कामकाज है। यहाँ कैप्टिव संयंत्र है ताकि सारे बड़े सिस्टम को खराब ना करें, बिजली पे एक तरह से होल्ड बनाए। इसके अलावा बुनकर का अगर मैं नाम लूं तो सारा दरिया गलीचे जितने हैं सब आपके पानीपत में बनते हैं। आपके जितनी बड़ी सेना, वर्ल्ड की बड़ी सेना लेके बैठे हैं, इनके 75% कंबल हमारे हरियाणा का पानीपत निकाल के भेजता है, तो बहुत बड़ी बात है। आपका यमुनानगर अपने सैनिकों के बक्से बनाता है, जिनमें इनके हथियार और ये सब रख के सप्लाई किए जाते हैं ना, ये हमारा यमुनानगर बनाता है। कंबल पूछे तो पानीपत, और उसको कहें तो ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पानीपत की। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें ऐतिहासिक, तो किसके लिए है ये युद्ध? आप सब जानते हैं 1526, 1556, 1761 पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का खात्मा, बाबर का आना। बाबर ने लोदी को मार गिराया, पहला आदमी लड़ते लड़ते जो मरा दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी। बाबर की पत्नी थी जिसका नाम था काबुली बेगम, बेगम मुसम्मत काबुली। इनकी याद में मर गई थी, इनकी याद में इन्होंने जीतने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई। तो आज तक काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? इनका बेटा हुआ हुमायूं, अपनी माँ के नाम पर जो मस्जिद थी इसका चबूतरा बनवाया, और इसमें ग्रेनाइट पत्थर का यूज किया। तो इसमें काले ग्रेनाइट पत्थर का, जो किचन में नहीं लगता है वो वाला ग्रेनाइट पत्थर, इसका यूज किया इस मस्जिद में। मस्जिद बनवाई है पिताजी ने, और चबूतरा बनवाया बेटे ने, हुमायूं ने। बाबर से जुड़ी इसकी कहानी हमें पता है। अब कॉमन सेंस है कि जो यहाँ मरा है लोदी, उसका मकबरा भी कहाँ होगा? पानीपत में। 1556 की दूसरी लड़ाई, हेमू और अकबर। अकबर हारते हारते बच गया, क्योंकि ऐन मौके पे हेमू की आंख में तीर लग गया और वो हाथी के हौद से चकरा के गिर पड़ा, और उसका सिर काट दिया एक आदमी ने, जिसका नाम क्या था? बैरम खां। और इस तरह पानीपत की दूसरी लड़ाई में इसके पोते की विजय हुई। इनके बीच में तो हुमायूं था जिसने चबूतरा बनवाया। तीसरा युद्ध हुआ मराठा, और क्या नाम था उस आदमी का?
अहमद शाह अब्दाली, विदेशी था अब्दाली। अब्दाली इसमें जीता और मराठे हारे। मराठों का याद करो, 1803 में सुरजी अंजन गांव में हरियाणा उठा के बीईआईसी को दिया। यानी हरियाणा एक लंबे दौर तक किसके अधीन रहा था? मराठे। मराठे पानीपत में तभी तो लड़ने आएंगे, वरना महाराष्ट्र में ना लड़ लेते। इनकी प्रॉपर्टी था ये बेल्ट। तो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हर कोई कोशिश करता है, इसलिए तीसरा युद्ध मराठे और अब्दाली के बीच में हुआ। सदाशिव राव भाऊ का नाम आप सबने सुना है तीसरी लड़ाई में। इसके अलावा पानीपत में अगर मैं एक्सपोर्ट की बात कर AUX mode पे बाहर जाता है। इसके अलावा यहाँ पे चावल का बहुत बड़ा, कौन सा चावल? बासमती चावल। अगर कहें चावल के प्रोडक्शन में फर्स्ट तो करनाल, धान का कटोरा तो भी करनाल, बड़ा मार्केट कहेंगे तो पानीपत का नाम आएगा। जल्दी से किताब उठाओ, पानीपत पूरा करें। हमने सुबह पेज नंबर 214 पे पंचकुला कंप्लीट किया था ना। पानीपत पे पहुंचो। स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1989, 24 जुलाई 1991 को पुनः करनाल में मिला दिया और जनवरी 1992 को फिर से अलग जिला बनाया। तो बाहोली गांव कहाँ था? करनाल में। 1980 में फिर किस में चला गया? फिर 91 में फिर से करनाल, और फिर फाइनली जाके, ठीक है, 80 में लगी थी रिफाइनरी। किसकी है वो? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम की नहीं है। नेक्स्ट चेक करना क्षेत्रफल 1268, ये फिर किस दिन याद करेंगे। मुख्यालय सेम, तहसीलों में पानीपत, संभाल का इसराना टिक कर लो। इसराना एससी रिजर्व्ड सीट है, शेड्यूल कास्ट एमएलए की सीट। जनसंख्या 12 लाख प्लस है। सेकेंड हाफ में आ जाओ। पर्यटन स्थल में काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई, किसकी याद में? बाबर ने अपनी पत्नी काबुली बेगम, यहाँ लिख लो काबुली बेगम। बेगम मुसम्मत उसका नाम था, मुसम्मत। हाँ, काबुली बेगम। बेगम तो भाई सबकी पत्नी जो इनके इसमें था उनके नाम के आगे लगता था, और उनका नाम क्या था? मुसम्मत। मुसम्मत काबुली। तो अपनी पत्नी के नाम पे क्या बनवा दी? काबुली बाग मस्जिद। चबूतरा किसने बनवाया? ठीक है, तो बेगम मुसम्मत काबुली। ठीक है, यहाँ लिख लो चबूतरा हुमायूं। काला संगमरमर का पत्थर यूज किया था, ग्रेनाइट का पत्थर। तो अगर पूछे मस्जिद तो किसका नाम आएगा? बाबर। लेकिन कहें इसका चबूतरा तो हुमायूं का। आगे पढ़ो। काला अम्ब, कहते हैं यही वो जगह है जहां पर तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी? काला अम्ब में। काला अम्ब, कुछ कहते हैं यहाँ काले आम का पेड़ था, कुछ अलग अलग मान्यताएं हैं। नेक्स्ट कर लो। इब्राहिम लोदी की कब्र, क्योंकि लोदी इकलौता लड़ते हुए मरा था तो कब्र यहीं बन गई जहां मरा। देवी मंदिर, ये देवी तालाब मंदिर है, देवी तालाब। शिव मंदिर है ये। सुबह रानी तालाब पढ़ रहे थे, कहाँ था? जींद में, पानी के बीचों बीच, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, ये ऐसा ही है। ये देवी तालाब है, वो क्या था? रानी तालाब। देवी तालाब बनवाया मंगल रघुनाथ ने, मंगल रघुनाथ। आगे टिक करो। सलारगंज गेट, ये सालारगंज गेट क्या, थोड़ा सा सुन लो। पानीपत में एक आदमी था, हैदराबाद का निजाम, उसका सेनापति था, बड़ा आदमी, और उसका नाम था सालार। सालार, तो सालारगंज नाम का शहर बसाया गया साउथ में। ये सब बातें हैदराबाद की। इस आदमी का कोई खास आदमी था जिसका नाम था, क्या नाम था? हाँ, सड़क जैसा है, सदक। नवाब सैदक और सदक लिखा है। इसने बनवाया है सालारगंज के नाम पर हरियाणा के पानीपत में गेट। तो 3 आदमी हुए। पहला कोई निजाम था वहां का, उसका सेनापति का नाम सालार था, उसका कोई चहेता आदमी था नवाब सदक, सड़क जैसा लगता है, सैदक और सदक एक जैसे आदमी है। इसने बनवाया गेट, तो जो इसका फेवरेट था उसके नाम पे बनवाया। क्या नाम था उसका? सालार, वही है ये टिक कर लो। सालारगंज गेट। यहाँ लिख लो हैदराबाद के निजाम के पीएम थे सालार। बनवाने सालार खुद नहीं आया, बनाया किसने है? सदक ने, या सैदक, कुछ भी आ जाए, नवाब सदक लिखते हैं उसको। सड़क जैसा है, सड़क। तो नवाब सदक कहाँ बनवाने आया? पानीपत। किसकी याद में? सालार। सालार किसका आदमी? हैदराबाद के निजाम का सेनापति। चलो आगे है सैयद रोशन अली शाह दरगाह, ब्लू जे घूमने फिरने की जगह। देवी तालाब, कौन सा देवी तालाब? जो ऊपर पढ़ रहे थे, देवी तालाब शिव मंदिर है। ठीक है, मंगल रघुनाथ लिख लो। अगर रानी का तालाब आ गया तो जी, कौन सा मंदिर? भूतेश्वर मंदिर। और अगर रानी इसका तालाब आ गया, देवी का
पानीपत में, मंगल रघुनाथ। अगला पढ़ो, पानीपत जिले के पूर्व में यमुना नदी बहती है, टिक कर लो यमुना। पानीपत ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 3 मुख्य लड़ाइयां आप सब जानते हो, 1526, 56, 1761। बहुत बढ़िया। महाभारत काल में स्थान को वानप्रस्थ नाम से जाना जाता था। महाभारत काल यानी कौन सा काल हुआ ये, कब लड़ा गया था युद्ध ये? 950, कहीं लिखा है 900, यानी ये कौन सा काल था हिस्ट्री का? उत्तर वैदिक काल, 1000 से 500 ईसा पूर्व। यहाँ लिख लो 900 ईसा पूर्व, ये पूछा गया था इसका युद्ध महाभारत का। नेक्स्ट देखना, उत्तम और कलात्मक ऊनी दरियां, टिक कर लो, ऊनी दरियों, हथकरघों का सामान, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनने वाला सामान, इसे बुनकरों का शहर भी कहते हैं। फौजियों के लिए कंबल, कितने %? 75%। यूरिया संयंत्र, टिक कर लो, NFL लिख लो, क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यूरिया फर्टिलाइजर, NFL। पानीपत जिले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोलियम परिसर कहाँ बनाया था? 1980 में बाहोली। कहाँ पड़ता था? करनाल। फिर पानीपत, फिर करनाल, फिर पानीपत। अब आ जाओ रेवाड़ी पर, जल्दी से बोर्ड पे 2 मिनट देखते हैं फिर पढ़ लेंगे। रेवाड़ी आप सब जानते हो, किसका शहर, क्या कहलाता है ये, किसकी नगरी है ये? वीर नगरी। यहाँ की एक महिला तुम्हें अच्छी तरह पता है, संतोष। संतोष ने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पे लगातार 2 बार चढ़ने वाली हरियाणा की पहली महिला। अनीता कुंडू जी ने बहुत रिकॉर्ड बना लिए, लेकिन अगर कहें पहली महिला तो उनका नाम था संतोष यादव। यादव आप सब जानते हैं रेवाड़ी की तरफ ज्यादा है। रेवतवाड़ी जो इलाका था, जो राजा ने अपनी बेटी रेवती के नाम पे बनाया था, ये वीर नगरी है। दूसरा, यहाँ ब्रास का बहुत ज्यादा काम है, तो ब्रास सिटी, हिंदी में कहें तो पीतल नगरी। पूरी एक मार्केट है जहाँ ब्रास से बनी बाल्टी, कपड़े, मतलब बर्तन, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ब्रास सिटी पूछेंगे तो रेवाड़ी में है। तीसरा, रेवाड़ी में एक स्पेशल तरह की जूती बनाई जाती है, तिल्ला। रेवाड़ी का नाम इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि रेवाड़ी में आपकी हीरो होंडा की जो कंपनी थी, पहले ना सबसे पहले साइकिल बनाई थी हीरो, ये मुंजाल परिवार ने बनाई। बाद में इसको मोटरसाइकिल में तब्दील करा दिया और हीरो के साथ एक कंपनी आ गई होंडा। ये कहाँ की थी? जापान। और 1983-84 में हीरो होंडा ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया और हर जगह बाइक का मतलब क्या हो गया कि हीरो होंडा की बाइक होगी। फिर अब 2011 में जाके इनका कुछ डिस्प्यूट हुआ, होंडा ने अपनी मेंबरशिप इसमें से हटा ली और हीरो ने अपना नाम हीरो कॉर्प्स कर लिया। तो अब हीरो कॉर्प्स है 2011 से, 10 साल बीत गए। एक लंबे दौर में लगभग 25-30 साल तक हीरो का किसके साथ कोलैबोरेशन रहा? होंडा के साथ। रेवाड़ी में बहुत सारी नगरी उभर रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं उभरती औद्योगिक नगरी। तो रेवाड़ी में ही पड़ता है क्या क्या? धारूहेड़ा, जिसको कहते हैं उभरती औद्योगिक नगरी। आपकी बहुत सारी नगरी तो गुड़गांव में है, बहुत सारी चीजों की फरीदाबाद में। आप सबको पता होना चाहिए जो आपकी बेल्ट है ना, ऐसी बेल्ट एक, इसमें सबसे पहले आप गुरुग्राम को पढ़ते हैं, फिर आप रेवाड़ी को पढ़ते हैं और फिर आप महेंद्रगढ़ को। एक बेल्ट है ये। फिर इनके नीचे की बेल्ट में है फरीदाबाद, पलवल और मेवात या नूह। तो ये जो गुड़गांव की पट्टी है ना, ये यहाँ पे जब उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, क्योंकि गुड़गांव तो बहुत विकसित हो रहा था, महेंद्रगढ़ के ज्यादातर उद्योग धंधे किसमें चले गए? रेवाड़ी। इसलिए महेंद्रगढ़ उद्योग विहीन रह गया। कृषि यहाँ पे पिछड़ी है, हमने सुबह पढ़ा था। किस चीज में आगे है? खनन। और खेती पूछे तो बाजरा, और खनन कहें तो लगभग सारा खनन आपका महेंद्रगढ़ में ही पड़ता है। फटाफट से पढ़ेंगे रेवाड़ी। पहला पॉइंट टिक करना, नवंबर 1989, क्योंकि KRPY 4 बने थे, कृपा हुई थी ना, यहाँ R का मतलब था रेवाड़ी। क्षेत्रफल 1594, तहसील टिक कर लो रेवाड़ी, बावल, कोसली, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके SCC था। इसके बाद रेवाड़ी पे आ जाओ, छोड़ दो भी, SC को बाद में पढ़ेंगे। रेवाड़ी के पर्यटन स्थल, जंगल बबलर है धारूहेड़ा में, सैंड पाइपर है घूमने फिरने की जगह, घंटेश्वर मंदिर, भूतेश्वर आया तो ये एक जैसे हैं, भूतेश्वर कह ले, घंटेश्वर कह ले और घपड़ेश्वर कह ले। घपड़ेश्वर है सोनीपत में, घंटेश्वर है रेवाड़ी और भूतेश्वर है जींद में। ये घंटेश्वर, भूतेश्वर, घपड़ेश्वर बहुत ज्यादा बार आए हैं HSSC में, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहना। ये टिक कर लो।
घंटेश्वर मंदिर, अगर घपड़ेश्वर आया और अगर ये वाला आ गया जींद वाला, क्या नाम है इसका, भूतेश्वर, भूतों के ईश्वर कौन थे, शिव जी का। रानी का तालाब भी यही है ना। और अगर कहें देवी का तो पानीपत का मंगल रघुनाथ। अगला टिक करना, रेड मस्जिद लिखा है, दो मस्जिद हैं, रेड और लाल। अगर पेपर में आती है लाल तो वो रोहतक है, रेड मस्जिद आ जाए तो रेवाड़ी। हाँ, अगर पेपर में लाल मस्जिद और रोहतक ना दे तो आंसर क्या ले जाओगे, रेवाड़ी। रेवाड़ी वाली को रेड कहते हैं, रोहतक वाली को रेड मस्जिद नहीं कहते। तो दोनों लाल मस्जिद है, गलत कोई सा नहीं है। दोबारा सुन लो, अगर पूछा जाए लाल मस्जिद इनमें से कहाँ है, पहली प्रायोरिटी में रोहतक, ना मिले तो क्या ढूंढोगे, रेवाड़ी। लेकिन अगर क्वेश्चन हो रेड मस्जिद कहाँ पर है तो किसको ढूंढोगे, रेवाड़ी। वहां रोहतक के साथ नहीं जाना। कुछ भी ना मिले तो फिर लास्ट ऑप्शन है, ये टिक कर लो, रेड मस्जिद। बाग वाला तालाब, इसी का नाम, बाग वाले का नाम है बड़ा तालाब, बड़ा तालाब। तो राव तेज सिंह तालाब एक ही है ये। एक बार बोर्ड पे देखो, तीन नाम हैं, तीनों एक हैं। जैसे क्या लिखा है, राव तालाब, और क्या लिखा है, बड़ा तालाब, और क्या लिखा है, राव तेज सिंह ना नाम लिखा है, लिखा तो है, लिखा है राव तेज सिंह तालाब, ठीक है। ये सब एक ही हैं। जैसे हम एक ही को, इस भूतेश्वर मंदिर को ही क्या कहते हैं, रानी तालाब का मंदिर, ऐसे ही इसके नाम है राव तेज सिंह तालाब। राव मतलब समझो रेवाड़ी का बड़ा आदमी है पुराने टाइम से, और इसी को बड़ा तालाब कह देते हैं। तो ये एक ही चीज है। किसने बनवाई होगी, तेज सिंह ने, तभी नाम ऐसा पड़ा। ये टिक कर लो, राव तेज सिंह तालाब, यही बड़ा तालाब और बाग वाला तालाब है, ठीक है। यहाँ कोई फेमस हनुमान मंदिर भी है, लिख लो हनुमान मंदिर। तो बड़ा तालाब, राव तेज सिंह तालाब, बाग वाला तालाब एक ही बात है। फिर टिक कर लो, रानी की ड्योढ़ी कोई घूमने फिरने की जगह है। रेवाड़ी जिले के पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है, दक्षिण की सबसे इंपॉर्टेंट नदी साहिबी, रेवाड़ी में। और इस पे बांध बनाना पड़ा क्योंकि बाढ़ भी आई थी रेवाड़ी के आगे, मसानी गांव में। साहिबी के पास लिख लो मसानी बांध, मसानी बांध। बहुत पहले बाढ़ आई थी 1977 में, तब के बाद तो पानी भी नहीं आता, तब बाढ़ आ गई थी। इसके बाद टिक करना, रेवाड़ी के कुंड गांव में स्लेट पत्थर की खान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लेट पत्थर किन पहाड़ियों के इलाके में है, अरावली में। इसमें महेंद्रगढ़ भी आ गया। और अगर कहेंगे कुंड गांव तो रेवाड़ी टिक करना। नेक्स्ट टिक कर लो, रेवाड़ी पीतल का बर्तन उद्योग, पीतल को आप कहते हैं ब्रास, ब्रास सिटी रेवाड़ी। तिल्ला जूती उद्योग है, हीरो होंडा साइकिल, ये कब इसके साथ जुड़ी थी, होंडा 1984 में, लिख लो यहाँ 1984। ब्रिजमोहन मुंजाल, मुंजाल परिवार है, बहुत बड़ा पैसे वाले परिवार, ब्रिजमोहन मुंजाल, उनकी थी हीरो साइकिल। फिर हीरो होंडा, होंडा जापानी कंपनी 1984 में। अब क्या बन गई, हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प। इसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ नहीं है, नई दिल्ली में है, लिख लो हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और हीरो मोटोकॉर्प्स बन गई अब ये, MOTOCORPS, मोटोकॉर्प्स। नेक्स्ट भी टिक करो, रेवाड़ी को पीतल नगरी, हम क्या कहें इसको, ब्रास सिटी, पीतल। तो तेज सिंह तालाब आया तो क्या टिक करोगे, रेवाड़ी, बड़ा तालाब। रानी का तालाब आ गया तो, और देवी तालाब आ गया तो तीन तालाब हैं। देवी तालाब कहाँ है, देवी तालाब पानीपत में, रानी का तालाब और राव तेज सिंह तालाब, घपड़ेश्वर मंदिर और घंटेश्वर मंदिर, लाल मस्जिद और रेड मस्जिद, ठीक है। सोनीपत वाले मंदिर का नाम क्या था, अब क्या हेडिंग है, रोहतक। जल्दी से सुन लो इसके बारे में, रोहतक सबसे इंपॉर्टेंट है, बस 5 मिनट ध्यान से सुनो, फिर किताब आसान है। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT, IIM सबसे बड़े संस्थान हैं जहां करोड़ों रुपए के पैकेज वाले बच्चे, एक बार एडमिशन हो गया तो करोड़ों का पैकेज आसानी से मिल जाएगा। टफेस्ट एग्जाम जैसे UPSC के हैं ना, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए IIM और IIT हैं। आप अपने आप को लकी माने कि आपके हरियाणा में भी एक IIM है। कहाँ पर है ये, रोहतक में। रोहतक में आप सब जानते हैं यूनिवर्सिटी भी है, कौन से वाली, MDU। कब बनी थी, हरियाणा बनने के 10 साल बाद। और ढेरों कॉलेजेस रोहतक में हैं, और इसलिए रोहतक एक टाइम पर एजुकेशन का हब था। लेकिन अब इस हब की जगह सोनीपत ने ले ली, क्योंकि सोनीपत में पूरी एक एजुकेशन सिटी
डेवलप कर रहे हैं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी। तो पहले एजुकेशन हब रोहतक था, लेकिन अब आप देखेंगे ना तो एजुकेशन हब अब कौन सा डेवलप हो रहा है, सोनीपत। साइंस सिटी भी आप जानते हैं सोनीपत में, मुरथल में, डी क्रस्ट भी, लॉ, डिजाइन, पता नहीं कितने सेंटर्स बनते जा रहे हैं। कहाँ पर बनना है ये सब, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में। फिर भी रोहतक को आप कम नहीं कहेंगे, बहुत एडवांस है। और रोहतक की एक खासियत है, एक तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है। कारण जो आपके 10 साल लगातार सीएम रहे थे हुड्डा, तो वो रोहतक की बेल्ट से ही थे और बहुत बढ़िया इंफ्रा पूरा डेवलप कर दिया। रोहतक में इसके अलावा एक बहुत बड़ा मार्केट है, शौरी मार्केट। ये किस चीज का, कपड़े का। और होजरी अगर कह दे, होजरी का मार्केट, हौजरी भी कपड़े का टाइप होता है, इसका सबसे बड़ा मार्केट भी शौरी मार्केट है। तो जहां कपड़े का नाम है तो तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। अगर वो ग्रासिम की मिल पूछ ले तो तुम कहोगे भिवानी। वो कह दे द इंडियन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, TITS, तो भी आंसर आएगा भिवानी। लेकिन अगर वो कहे कपड़े का बड़ा मार्केट कहाँ है तो तुम कहोगे जी शौरी में है। शौरी मार्केट कहाँ है, रोहतक में। रोहतक पुराने टाइम में भी रोहितिका नगर के नाम से आपकी पुराणों में लिखा हुआ है कि एक बहुत सुंदर बसा हुआ बिल्कुल हरा भरा शहर था। और नकुल दिग्विजयम, नकुल पांचों में से एक था ना, नकुल दिग्विजयम, इसमें भी जानकारी है तुम्हारे सुंदर शहर की। किसकी, रोहतक की। रोहतक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है और जब पुराने टाइम में बड़े बड़े राजा हुए ना तो वो सब रोहतक के आसपास की बेल्ट में उनके सिक्के मिले और उनके अवशेष मिले। खोखरा कोट का नाम सुना है, ये पूरी बेल्ट, जब इतिहास पढ़ेंगे तो इस बेल्ट का नाम बार बार आएगा, जल्दी से पढ़ लो। रोहतक 1 नवंबर 1966। इसके बाद तहसीलों पे आ जाओ, रोहतक, महम, सांपला, कलानौर। महम आते ही दिमाग में आना चाहिए, महम में चौबीसी चबूतरा है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर राजनीति का केंद्र बिंदु आपका रोहतक रहा। ऐसा मानते हैं कि आपकी राजनीतिक राजधानी भी रोहतक ही है। और जब कोई अपना राजनीति का सफर शुरू करता है, भाई मुझे राजनीति में आना है, तो वो सफर के लिए आशीर्वाद लेने जाता है चौबीसी चबूतरा पर। चौबीसी चबूतरा कहाँ पड़ेगा, महम में। तो राजनीति की जब भी बात करें तो महम याद कर लेना, चौबीसी चबूतरा किस में पड़ेगा, ये रोहतक में। ये टिक कर लो, चौबीसी चबूतरा, तो महम के पास लिख लो चौबीसी चबूतरा। कलानौर, सांपला, सांपला का नाम बदल के अब छोटू राम के नाम पे कर दिया। खंड टिक कर लो, कलानौर। और लाखन माजरा, लाखन माजरा में गुरुद्वारा है फेमस, हाँ बिल्कुल, तेग बहादुर जी के नाम पे। अगले पेज पे आ जाओ। इसकी साक्षरता देखना जरा, एवरेज से कम है या ज्यादा। तुम्हारी साक्षरता कितनी है हरियाणा की, 75। इसकी कितनी है, इसका मतलब एजुकेशन में ये आगे है या नहीं है, इसलिए IIM है, एजुकेशन हब था। ये टिक कर लो। साक्षरता तुम्हारी एवरेज 75 है, इसकी 80 है। इसके बाद पर्यटन स्थल में टिक करो, तिलियार झील, बहुत बहुत बार आ चुका, पता नहीं कितनी बार। कहाँ पर है ये, रोहतक में, तिलियार लेक। मैना और नौरंग महम में है। महम का क्या चबूतरा है वो, चौबीसी चबूतरा। गौकर्ण तालाब, गुरुकर्ण तालाब या गौकर्ण तालाब या गौकर्ण, ये वैसे ना गुरु गलत है पर लिखते हैं, कई बार पूछा इसलिए सब पता हो। इसी का नाम है गौकर्ण तालाब, इसी को कहते हैं गौकर्ण तालाब, और इसी को लिखा है गुरुकर्ण। गुरुकर्ण गलत है पर क्योंकि किताबों में, पेपर में आ सकता है, इसलिए हमें पता हो ये तीनों तालाब एक ही चीज है। कहाँ है ये, अच्छा रानी का तालाब कहाँ था, और देवी तालाब, और राव तेज सिंह तालाब। अब एक और तालाब आ गया, कौन सा, गौकर्ण। इसको आधे करनाल टिक करेंगे, जबकि क्योंकि कर्ण की नगरी करनाल था। है कहाँ ये, रोहतक में। ये टिक कर लो, गुरुद्वारा, ये गुरुकर्ण तालाब। तो 4 तालाब तुम्हें याद रखने हैं, जींद वाला, भूतेश्वर वाला, पानीपत वाला, राव तेज सिंह वाला, और ये कौन सा पढ़ लिया, रोहतक वाला। अगला लिखा है दीनी मस्जिद, इसको थोड़ा सा सुन लो। दीनी मस्जिद ही पेपर में अदीना मस्जिद बन जाएगी। ये मस्जिद क्यों इंपॉर्टेंट है, दीनी है, इसको औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, मंदिर था ये, यहाँ पे कहते हैं हनुमान का मंदिर था। इसको तुड़वा के और इस मंदिर के ही ईंटों से क्या बनवाई गई, मस्जिद, और उसका नाम बदल के कर दिया दीनी मस्जिद। फिर बाद में 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो कहते हैं लोगों ने फिर मस्जिद तोड़ी और क्या बना दिया, मंदिर। लेकिन प्रेजेंट में इसको क्या माना जाएगा, मस्जिद। तो दीनी मस्जिद ही कौन सी मस्जिद है, अदीना। ये टिक कर लो, दीनी मस्जिद। यहीं लिख लो अदीना मस्जिद। महावीर मंदिर था,
बाद में फिर किसके काल में इसको तोड़ा गया? औरंगजेब। फिर आजादी के बाद फिर तोड़ा। नेक्स्ट चेक करना, दीनी मस्जिद क्या? लाल मस्जिद। अभी रेड मस्जिद कहाँ थी? रेवाड़ी। लाल मस्जिद, एक व्यापारी ने पैसा लगाया, उसका नाम था हाजी आशिक अली। हाजी तो किसी के नाम, जैसे बेगम, हाजी, और ये साउथ वाले क्या थे? निजाम, ये नाम के आगे लगते हैं, तो यहाँ लिख लो व्यापारी हाजी आशिक अली, ये इसका नाम था। हाजी अली भी लिखा है कहीं कहीं, इसलिए व्यापारी हाजी आशिक अली। इसने रोहतक की मस्जिद बनवाई, क्या नाम उसका? लाल मस्जिद। रेड मस्जिद कहाँ है? ठीक है, इसके बाद पढ़ो साईं मंदिर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरुद्वारा लाखन माजरा, सुबह बताया था 13 दिन रुके थे रोहतक में। 9वें गुरु तेग बहादुर जी कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। किसके दरबार में? औरंगजेब। औरंगजेब मिला नहीं, इनको कहाँ बंद करवा दिया? एक पेड़ के नीचे, यही महीना था मई जून का, पेड़ के नीचे, इसी में, इसको ज्येष्ठ का महीना कहते हैं ना हम हिंदी में, लोकल में जेठ का महीना, तो ये जो जून का महीना था, पिछला महीना, इसको वहां बंधवाया और बिना पानी दिए 4-5 दिन तक ऐसे ही रखा। कहा कि धर्म बदल ले, नहीं तो ऐसे ही तड़पाएंगे, मारेंगे नहीं। जब ये नहीं माना किसी भी तरह, इतने बड़े गुरु थे, तुरंत इनकी गर्दन काट दी। इसलिए वहां फिर बाद में उसकी गर्दन को इज्जत देने के लिए लेके उनके जो ये फॉलोअर्स थे, ये भाग गए। गुरुद्वारा शीशगंज बना, और जहाँ शरीर का अंतिम संस्कार किया रकाबगंज। आज भी वहाँ एक गुरुद्वारा है जहाँ उनकी गर्दन काटी गई थी। अगर कभी आप जाओ दिल्ली, तो लाल किला जहाँ है ना, उसके ठीक सामने एक सीधी सड़क जाती है, नई सड़क भी वहीं है जहाँ किताबें पढ़ाई लिखाई, वहाँ एक गुरुद्वारा है। वहीं पेड़ हुआ करता था जिससे बांध के रखा। तो रोहतक में 13 दिन रुके थे, तो हमने क्या बना दिया यहाँ? लाखन माजरा। ये टिक कर लो, गुरुद्वारा लाखन माजरा। यहाँ लिख लो 9th गुरु तेग बहादुर, 13 डेज, 13 दिन रुके। फिर आ गया गौकर्ण तालाब, सही नाम क्या है? गौकर्ण या गौकर्ण, फिर भी क्या लिखते हैं? गुरुकर्ण। कहाँ है ये? रोहतक में। और रानी तालाब, उसी का एक नाम क्या है? भूतेश्वर। किसकी तर्ज पर बना है? अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। आगे देखो, हरियाणा, रोहतक को हरियाणा की एजुकेशनल सिटी और राज्य की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। कहाँ से आशीर्वाद लेके राजनीति शुरू करते हैं? महम के 24 चबूतरा। अगला भी टिक कर लो, प्राचीन काल से लकड़ी और कृषि उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। हौजरी उद्योग को डबल टिक कर लो। हौजरी कपड़ा, कपड़े का प्रकार, कौन सा मार्केट? शौरी मार्केट। लेकिन अगर कहें टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है तुम्हारे यहाँ? भिवानी में, तो शौरी मार्केट लिख लो। कई बार एग्जाम में एशिया का सबसे बड़ा लिख के कहते हैं, कभी दूसरा बड़ा। नाम कहेंगे तो अपना शौरी समझ जाना। 76 में MDU की स्थापना हुई। और अगला क्या दिया हुआ है? सिरसा। एरिया में नंबर 1 कौन सा है? कब बना था? क्या डेट थी? 26 अगस्त 1975। ना मिले तो 1 सितंबर। अब तक जितनी बार आया HSSC ने 26 अगस्त ठीक माना। ठीक है, अब ध्यान से इसको भी सुन लो। सिरसा एरिया में नंबर 1 है। किससे कट के बना है ये? सोचो हिसार कितना बड़ा था कि उससे आज भी कटने के बाद सबसे बड़ा है, वो खुद सेकंड है। एरिया में फर्स्ट है। यहाँ गाय सबसे ज्यादा है ऐसा, और भैंस भी सबसे ज्यादा है? नहीं, भैंस नहीं है, गाय है। यहाँ जानवर की संख्या भी, मैंने शायद कल परसों हिसार लिखवा दिया क्या? हिसार सेकंड था। नई जो जानवरों की गिनती है, इसमें सिरसा, हिसार, मैं कराऊंगी इसको नए को, 2020 के आंकड़े हैं ये। हिसार, सिरसा और भिवानी का नाम है। यहाँ 23 लाख है, हिसार में 17 लाख। तो नंबर 1 किसको टिक करेंगे? सिरसा को। यहाँ बहुत बड़ा एरिया, तो कॉमन सेंस होगी कि प्रोडक्शन अच्छा होगा। किसके प्रोडक्शन में फर्स्ट है ये? गेहूं के में। यहाँ फल भी बहुत होते हैं और सब्जियां भी बहुत ज्यादा। पढ़ाई लिखाई का बहुत कम तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा भी काम नहीं है, एवरेज सा काम है, अच्छा काम है। यहाँ पे आपकी 5वीं यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, और जिनकी ये नगरी है उनके नाम पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यहाँ पर डेवलप किया गया। सिरसा में जब हम लोग अलग हुए ना, तो ज्यादा उद्योग धंधे नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने कौन से उद्योग धंधे जो किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित उद्योग धंधे डेवलप कर लिए। कौन से इलाके में? अपने सिरसा। क्योंकि पूरे भारत के टोटल गेहूं का लगभग 11 से 12% कौन पैदा कर देता है? सिरसा। तो जहाँ कच्चा माल है वहाँ इंडस्ट्री भी तो लग सकती है। यहाँ ब्रेड, बिस्किट, बन, रस्क, ये क्यों नहीं बन सकते? तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपने कृषि आधारित जितने भी छोटे छोटे सेंटर्स हैं, ये कहाँ डेवलप कर लिए? सिरसा में। चलो फटाफट से पढ़ेंगे। सिरसा 26 अगस्त 75, 4277, सबसे बड़ा क्षेत्रफल। किसमें से कट के बना है ये?
हिसार क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है अब? दूसरा। उससे कट के जो बना वो ज्यादा बड़ा है। नेक्स्ट टिक करना, मुख्यालय सेम रहेगा। तहसीलों में सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया, नाथुसारी, चौपटा। ये रानिया पहले रियासत थी, अब ये इसका एरिया है। एलनाबाद कहते हैं, यहाँ का कोई डीसी था अंग्रेजों के टाइम में, उसकी पत्नी का नाम था एलना। तो यहाँ पे बाढ़ आ गई तो उसने क्या किया, सिरसा के एक एरिया में बोला चलो ऊपर की तरफ बसेंगे। तो वो उस बाढ़ के इलाके को छोड़ के, घग्गर में पानी आ गया होगा, वो ऊपर चले गए, तो नया शहर बस गया एलनाबाद। एलना एक उनकी कोई डीसी जो था अंग्रेजों का, उसकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट है डबवाली। कहते हैं यहाँ पे डाब जो घास का प्रकार है ना, ये गाय भैंस बकरी खाती हैं, इसकी अधिकता थी डाब, और उसी घास की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया डबवाली। डाब घास का जो प्रकार है उससे बना है डबवाली। आगे पढ़ेंगे इसमें जनघनत्व, साक्षरता थोड़ी सी देख लो, 68%। तुम्हारी कितनी एवरेज है? 75। तभी मैंने कहा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। जनघनत्व टिक कर लो, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या खास है? सबसे कम, क्योंकि हमारी एवरेज कितने पर है? हमारी एवरेज 500। हाँ, आपके हरियाणा को अगर 44,212 स्क्वायर किलोमीटर में 2,53,51,462 को बराबरी से बांटे तो आपके 1 वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी आएंगे? 573 व्यक्ति। लेकिन ये कहीं कम होते हैं, कहीं ज्यादा। एक जगह आप जानते हैं 2442 भी है, और एक जगह आप जानते हैं 303 भी है। ये किसका जिक्र हो रहा है? सिरसा और फरीदाबाद का। ये एरिया में नंबर 1 है, ये एरिया में सबसे छोटा है। तो ये डिपेंड करता है कि एरिया और जनसंख्या कितनी है। ये टिक कर लो, लिख लो, सबसे कम 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। पर्यटन स्थल पे आ जाओ, दादा सती मंदिर है, दादा सती का मेला भी लगता है यहाँ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टिक कर लो, चोर मार शहीदा, शहीदों लिखा है शहीदा, चोर मार शहीदा गुरुद्वारा है ये। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ हैं? गुरुद्वारों का शहर क्या है? चोर मार शहीदा कहाँ है? सिरसा में, गुरुद्वारे का नाम। सिरसा जिले की नदी का नाम घग्गर है। घग्गर आगे जाके क्या बन जाएगी? हाकड़ा। ये लास्ट है बस, इसके बाद वो हाकड़ा बनेगी। राज्य का 5वां विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी यहीं पर है। सिरसा हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। कितने लेके बैठे हैं? 303। एरिया कितना है? 4277। 2442 कहाँ लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में? ठीक है। अगली हेडिंग क्या लिखी है? सोनीपत। बस सुन लो जल्दी से। सोनीपत जो है आप सब जानते हो, पहले ये इसको स्वर्ण नगरी या सोनप्रस्थ इस तरह के नामों से बुलाया जाता था। सोनीपत की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी एटलस, और जो किस चीज की कंपनी थी? साइकिल। जैसे अभी हीरो होंडा रेवाड़ी में पढ़ा, मारुति हम गुड़गांव में जानते हैं, ऐसे सोनीपत की पहचान थी एटलस साइकिल। कहते हैं वर्ल्ड की 3 बड़ी कंपनीज में हम भी थे, सोचो वर्ल्ड में, और हमने एटलस कंपनी की मजबूती की तकनीक को बेचा था। जैसे कोई भी कुछ नया बनाता है, पेटेंट होता है, उसका पैसा वो कमाएगा। आपने एटलस कंपनी की साइकिल ने तकनीक बताई थी दुनिया को कि कैसे बढ़िया साइकिल बने, जिसके लिए आपको बहुत रुपए मिले। एटलस के कामकाज के कारण हमारी पहचान थी, लेकिन अब एटलस नहीं चल रही। एटलस कंपनी, आपको पता होगा, पूरा एटलस रोड अब खाली पड़ा है, और वो डिस्प्यूटेड एरिया है आज हरियाणा में, सोनीपत में, जहां पे इनके क्वार्टर्स और ये सब शहर के बीचों बीच पूरा करोड़ों रुपए की संपत्ति डिस्प्यूटेड है। अब जो अगर कहे हरियाणा की पहचान इस एटलस के बाद, तो वो बन रही है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, क्योंकि ये पूरा शहर किसको समर्पित होगा? शिक्षा को, एजुकेशन को, और पूरे वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज यहाँ आएंगी। डीयू का कॉम्प्लेक्स भी यहाँ बनेगा, लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ, IIIT यहाँ, जितने तुमने नाम सुने हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, वो सब अपने सेंटर्स आपके यहाँ भेजेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, और ये हरियाणा का बहुत विकास करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, 2017 में डी क्रस्ट जिसको आप कहते हैं, इसका मतलब है दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कह दिया कि सोनीपत को क्या बनाएंगे? साइंस सिटी। पूरे देश में कहाँ कहाँ है? एक पंजाब और एक आपका बंगाल। आप हरियाणा तीसरा शहर आपका सोनीपत होगा जहां साइंस सिटी बनेगी। तो इन कारणों से सोनीपत की एक इम्पोर्टेंस है। गन्नौर का नाम हम सब जानते हैं। गन्नौर में इंटरनेशनल लेवल की मंडी डेवलप की जा रही है, बिल्कुल जीटी रोड NH 44 पर आपको जाते वक्त करनाल की तरफ राइट हैंड साइड में दिखती है। और ये हमने चीटिंग की है पेरिस
में एक मार्केट थी रुंगी, हमने उससे इंटरनेशनल फलों की और सब्जियों की मार्केट यहाँ डेवलप कर ली। वैसे मुझे आज तक वहाँ भीड़ दिखी नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी डेवलप कर दिया और लिखा हुआ है तो हम मान सकते हैं। इसी तरह से आपका एक इलाका है राई, इसमें आपने क्या बना लिया, आपने फूड पार्क डेवलप कर लिया। इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बढ़ाते जा रहे हैं आप, और आपके हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कौन जिम्मेदार है बताना? HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फिर इंडस्ट्रियल, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कब बनी थी ये? मार्च 1967। आपके बनने के तुरंत बाद जब आपने इलेक्शन किया ना, उस दौर में आपने हरियाणा स्टेट का इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करे और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और इन सब पे काम करे। भाई बिजली है, रोड है, तभी तो ये बनेगी इंडस्ट्री, इसके लिए काम कर रही है। HSIIDC ने ही आपके हरियाणा के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान दिया। और आप अगर कभी दिल्ली की तरफ जाते हैं तो राई के आसपास के इलाके में आपको इसके बोर्ड दिख जाएंगे जगह जगह पर। पढ़ा करो ऐसे ही, इसका मतलब ये है ये काम कर रहा है। चलो फटाफट से पढ़ेंगे। सोनीपत, सबसे पहले यहाँ लिख लो 2017 साइंस सिटी घोषणा हुई है। 60 साल हो गए, काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन कोई नहीं, घोषणा तो की ही थी। साइंस सिटी, कितनी साइंस सिटी है इंडिया में? 2, ये तीसरी तो पाइपलाइन में ना, पंजाब और बंगाल। चलो पढ़ो इसमें। स्थापना 22 दिसंबर 72, कौन सा जिला बना था ये? भाई 7 के बाद पहली बार यही बना था, तो कौन सा बना होगा? 8वां। 8 और 9 इकट्ठे बने, सोनीपत और भिवानी। आगे टिक करना। क्षेत्रफल 21-22, वैसे 22-60 को ज्यादा ठीक मानते हैं। मुख्यालय सेम है। तहसीलें टिक कर लो, सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, खरखौदा। खरखौदा लगातार ग्रोथ कर रहा है और मैं पिछले कई साल से बोल रही हूँ खरखौदा बहुत डेवलप हो जाएगा। जो खरखौदा की तरफ जाते हैं उनको दिखता होगा ना कितने बड़े बड़े रोड्स और कितनी बढ़िया कनेक्टिविटी बना दी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आने वाले हार्डली 2-3 सालों में आप देख लेना खरखौदा में जमीन जो है वो करोड़ों के भाव की हो जाएगी। अभी भी है और बढ़ेगी। लगातार खरखौदा डेवलपमेंट के रास्ते पर है और सोनीपत के इतना करीब है, सारे की कनेक्टिविटी देखना कभी जाके तो पूरे फ्लाईओवर से हर जगह से कनेक्ट कर दिया। दिल्ली से अब वहां तक आना सोनीपत के रास्ते बहुत आसान दिखता है। तो खरखौदा IMT बनेगा। IMT मतलब इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। मॉडल बनाएंगे इसको, रोल मॉडल की भाई ऐसी टाउनशिप डेवलप करें। ये टिक कर लो, IMT यहाँ बनेगा। खरखौदा खंड में टिक करना। राई, राई क्यों फेमस है? एक तो इंडस्ट्रियल एरिया ऑलरेडी है और फूड पार्क है। इसके बाद एक दुख की बात है कि लिंगानुपात बहुत खराब है। दूसरा खराब है, पहला खराब किसका था? गुड़गांव का 856, उनका 854 था। इसके बाद साक्षरता एवरेज से ज्यादा है। सोनीपत जिले के पर्यटन में टिक कर लो ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा। कौन है ये खिज्र खां? ये इब्राहिम लोदी जो था ना उसके टाइम में एक संत टाइप का आदमी था। हाँ, दरिया खां का बेटा, लिख लो यहाँ, दरिया खान के पुत्र। खिज्र खां एक सैयद वंश का भी था, वो नहीं है ये, वो तो इनके दुश्मन थे। लिख लो, दरिया खां का पुत्र, संत टाइप थे ये। इब्राहिम लोदी ने इनका मकबरा बनवाया जो ये सोनीपत में बिल्कुल यहीं जटवाड़ा में है और बहुत सुंदर डेवलप कर दिया। पहले तो बहुत बकवास था, अब अच्छा बना दिया। खिज्र खां का मकबरा, किसका पुत्र है ये? दरिया खान। फिदाई खान कौन था? औरंगजेब का मुंह बोला भाई था। दरिया खान कोई संत महात्मा, जिनका बेटा कौन? खिज्र खां, जिसका मकबरा कहाँ है? सोनीपत में, जटवाड़ा सोनीपत में। आगे टिक करना। पीर जमाल की मजार, ये कहाँ है? ये गोहाना में है। जमाल की मजार गोहाना। मामा भांजा दरगाह सोनीपत में है और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देती है, क्योंकि हाँ मंदिर मस्जिद दोनों है। लिख लो यहाँ, मंदिर मस्जिद दोनों। मामा भांजा, कहते हैं मामा और भांजा थे रिश्ते में, उनसे जुड़ी दरगाह है ये। अकबरपुर बारोटा है। कुछ फेमस है नहीं, बस मतलब लिखते बेशक है। मैं तो कितनी बार इस रूट से गई हूँ, मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं, शायद वो चीजें खत्म हो गई समय के साथ। अगला टिक करना। सोनीपत जिले के पूर्वी भाग में यमुना नदी बहती है। सोनीपत साइकिल उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। एटलस साइकिल उद्योग अत्यधिक प्रसिद्ध है। गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी, और किसकी तर्ज पर है ये? रुंगीज पेरिस। लिख लो, रुंगीज पेरिस मार्केट था ये, अभी भी है। रुंगीज मार्केट पेरिस। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस। क्या कहलाती है? फैशन की नगरी। और नए फैशन की नगरी
नए फैशन की नगरी। भाई स्टैटिक जीके पढ़ लेना, स्टैटिक जीके तैयार कर लेना। ये जो उपनाम है ना शहरों के, नदियों के किनारे बसे नगर, यूएनओ के एजेंसीज के हेडक्वार्टर, जिसको नौकरी चाहिए उसको याद करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास जो भी किताब हो जीके की, तुमने कभी खरीदी हो, उसमें ये सब दिया होगा। ये हेडक्वार्टर्स वगैरह आते हैं, इनको अपने आप पढ़ना होता है बार बार, तब याद होंगे ये। चलो ये क्या था अभी, नए फैशन की नगरी कौन सी है? हॉलीवुड कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, उत्तरी अमेरिका, उसी को कहते हैं लॉस एंजल्स को नए फैशन की नगरी। चलो आगे टिक करना। भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? सोनीपत के राई में, पर्यटन वाला। नेक्स्ट देखना मेवात। बताओ मेवात की क्या खासियत है? किसके ऊपर था ये? भाई ये हैंग हो गया क्या? अच्छा, मेवात के बारे में हम क्या जानते हैं, किसके नाम पर है ये? मेव जाति, मेव जाति के नाम पर है। इसका पहला नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। किसकी इच्छा थी कि ये बन जाए? गांधी। गांधी ने चाहा लेकिन बन नहीं पाया। जब यहाँ से मेवात से लोग भागने लगे तो गांधी ने कहा तुम टेंशन मत लो, मेरे कहने से यहाँ रुक जाओ, तुम्हारी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांधी की बात को, जो ये चौटाला परिवार था, इनकी सरकार आई तब इन्होंने कहा अक्टूबर में कि हम गांधी के नाम पे एक बनाएंगे, क्योंकि गांधी ने कहा था, वचन दिया था। 2 अक्टूबर 2004 को इन्होंने घोषणा कर दी। कई महीने लग गए बनने में, फिर जाके 4/4/5 में ये सामने आया। कोई नहीं, जब तक ये ठीक हो हम मेवात को पढ़ लेते हैं फटाफट से, कोई बात नहीं। मेवात टिक करो, ये हमें पता है पहले। इसकी तरफ मतलब तुम्हारा टाइम कीमती, अपना काम करो। मेवात में स्थापना वर्ष करो 4/4/5। इसका अपनाम क्या है? नूहू। और क्षेत्रफल टिक कर लो, ये थोड़ा गलत दिया, 1875 वाला चलेगा। मुख्यालय टिक कर लो नूहू। तहसीलों में तावड़ू है, नूहू है, फिरोजपुर, झिरका। खंड में नगीना टिक कर लो, मस्जिद भी है यहाँ। लिंगानुपात बहुत बढ़िया है, 907 लिखो, फर्स्ट सबसे बढ़िया लिंगानुपात, 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता सबसे कम है, कितने %? 54, काफी कम है ना 54, हम 75 पे हैं। महिला साक्षरता में तो राज्य सबसे खराब है राज्य में। जनघनत्व छोड़ दो। मेवात के गठन के समय इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखा गया। किसकी इच्छा थी ये? गांधी की। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? मुंडक उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में। मेवात के पर्यटन स्थल टिक कर लो, कंट्री क्लब। सुन के लगता है कि क्लब तो मेवात में क्या करेगा, लेकिन कितनी अजीब बात है, कंट्री क्लब कहाँ पर है? मेवात में। क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट, तुम्हें याद है गोल्फ का पहला मैदान? अरावली गोल्फ मैदान कहाँ था? फरीदाबाद में ना, 18 होल्स थे। स्टेन एक आदमी बताया था, एक के बताया था बिल्डिंग का डिजाइनर, फिर एक जो था वो गोल्फ कोर्स का। फिर हमने, हरियाणा ने कब लिया उसको? 1988 में हरियाणा टूरिज्म ने उसको ले लिया। ऐसा ही एक यहाँ भी है, टिक कर लो। क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट, गांधी का पार्क, चूहीमल तालाब, ये इंपॉर्टेंट है, चूहीमल तालाब। राव तेज सिंह तालाब कहाँ है? रानी का तालाब। और पानीपत वाले का नाम? एक और पढ़ा था, गौकरण तालाब, रोहतक में। ये चूहीमल तालाब है मेवात में। ताबड़ू का किला। पलवल पे आ जाओ, पलवल। पलवल की खासियत, एक तो शक्कर है ना, शुगर सिटी के नाम से। कॉटन सिटी, कॉटन पैदा नहीं होता, लेकिन शुगर सिटी भी और कॉटन सिटी भी। इसको विद्यालयों का नगर भी कहते हैं। स्कूल्स बहुत, ऐसे नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन नाम है इसका स्कूल्स के ऊपर। पहला टिक कर लो। स्थापना वर्ष 2008, 15 अगस्त है, 13 गलत लिखा है। तहसीलें टिक कर लो, पलवल, होडल, हथीन। पहले ये सब किसका हिस्सा था? ये फरीदाबाद का हिस्सा था, बाद में बना है। फरीदाबाद कौन से नंबर का जिला बना था तुम्हारा? 12वां, उसको याद रखना, 12वां था वो। और खंड टिक कर लो, पलवल, होडल, हसनपुर। इस हसनपुर से तो नदी निकलती है, यमुना अंतिम है ये। पहले यमुना लास्ट फरीदाबाद में थी, लेकिन अब कहाँ से निकलती है? पलवल, यहीं से। क्या ये सोनीपत में भी हसनपुर की आंगनबाड़ी है? सबसे ज्यादा एडवांस आंगनबाड़ी, नंबर 1। स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है तुम्हारी? पलवल में स्किल यूनिवर्सिटी। इंदू कहाँ है? डिफेंस, वो कहाँ पड़ेगी? गुड़गांव में। चलो इसके पर्यटन स्थल में टिक करो, पंचवटी। कहते हैं यहाँ 5 वट वृक्ष थे, और 5 पांडवों को जब 1 साल का वो दिया था ना अज्ञातवास, तब कहते हैं वो यहीं आके छिपे थे, यहीं रहे थे। पंचवटी टिक कर लो। सती का स्थान है होडल, सती का स्थान होडल, पलवल। डबचिक भी होडल में है। पांडव वन भी है, तो वहां रहे होंगे, छिपे होंगे। दाऊजी का मंदिर, दाऊजी आप सब जानते हैं, हाँ, बलराम। और बलराम की शादी किससे हुई थी?
रेवती, जिसके पिताजी ने कौन सा शहर बसाया था? तो सोचो ये यूपी की तरफ, क्योंकि इनका तो गढ़ ब्रिज वाला इलाका था, यूपी और ये हरियाणा, ये इनके नाम का 4 मंदिर हैं टोटल, इनमें से 3 यूपी में है, चौथा मंदिर हमारे यहाँ कहाँ है? वंचारी। इसी को पेपर में बनचारी लिख देंगे। तो बनचारी गांव है पलवल में, इसमें किसका मंदिर है? बलराम का, दाऊ जी बलराम का ही नाम, टिक मार्क कर लो, ये दाऊ जी का मंदिर, यही लिख लो, बनचारी गांव पलवल। टोटल 4 मंदिर हैं पूरे भारत में इनके नाम पे, भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे ना ये बलराम। वंचारी गांव पलवल। अगला टिक करना, पलवल नगर शक्कर और साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। वैसे शक्कर के लिए रोहतक भी है और साइकिल के लिए सोनीपत भी है, लेकिन शक्कर और साइकिल इकट्ठे पूछ लिया या अलग अलग भी पूछ लें, सिटी पलवल कहलाती है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर गांधी पहली बार गिरफ्तार पूरे इंडिया में कहाँ हुए थे? गांधी इंडिया आए थे कब? 9 जनवरी 1915। गिरफ्तार नहीं हुए 4 साल। आपके हरियाणा में कदम रखा कब? 10/4/1919। पहली गिरफ्तारी है गांधी की इंडिया में। इन 4 सालों में आके इनकी पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई है? हरियाणा में। कौन से स्टेशन पर? पलवल। जेल नहीं भेजा, स्टेशन पे उतारे, हाथ में हथकड़ी लगा के दूसरी तरफ ले गए और बोले वापसी की ट्रेन में बैठ जाओ, बैठा दिए। बस ये गिरफ्तारी। आपके यहाँ से गिरफ्तार भी हुए हैं, हिसार से गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पहली गिरफ्तारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पलवल में, ये टिक कर लो। पलवल में पहली गिरफ्तारी लिख लो, 10/4/1919, 10 अप्रैल 1919 को। जनश्रुति के अनुसार, मतलब लोग जो कहते हैं, पांडव अज्ञातवास के दौरान पलवल में रहे। तो कौन सा वट, कितने वट थे यहाँ? 5। क्या नाम पड़ा? पंचवटी। और यहीं पे कहते हैं कि द्रौपदी घाट भी है, लिख लो द्रौपदी घाट। पांडव वन है तो द्रौपदी घाट तो होगा ही। और इसका यमुना नगर 22वां जिला। यमुना नगर कब बना है? KRPY, यानी 1 नवंबर 1989। यमुना नगर का नाम किसके नाम पर है? वैसे भी आप जानते हो यमुना की एंट्री कहाँ से होती है? यमुना नगर से। इसका पहले नाम क्या था? क्या नाम था इसका? अब्दुल्लापुर। इसके नाम की एक मार्केट थी। हाँ, यमुना नगर में ना बहुत बढ़िया पेड़ पाए जाते हैं। किसके? तो साल की लकड़ी से जो मार्केट डेवलप हुआ, टिम्बर मतलब लकड़ी, यहाँ का टिम्बर मार्केट था। और कहते हैं आज भी 100 साल से ज्यादा पुरानी दुकानें, मतलब अंग्रेजों के टाइम भी इस एरिया में मार्केट था, टिम्बर का बड़ा कामकाज था, वो आज भी चल रही हैं। यमुना नगर का छछरौली आप बार बार सुनते रहते हैं, हरियाणा का चेरा पूंजी है। और यमुना नगर में लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। कहाँ पर? साल के पेड़ कहाँ हैं ये कलेसर नेशनल पार्क है। यमुना नगर में ना पेपर का बहुत कामकाज है, इसलिए इसका नाम पेपर सिटी है। यहाँ यमुना है तो मछलियाँ बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए इसको मछुआरों का शहर भी कह देते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी और यमुना नगर की चीनी मिल भी बहुत फेमस थी, सरस्वती शुगर मिल। जब आप अलग हुए ना पाकिस्तान से, तो लाहौर में चला गया चीनी का बड़े बड़े कारखाने, उसके बाद फिर आपको डेवलप करने पड़े, तो यमुना नगर में आपने डेवलप किया। तब यमुना नगर अंबाला बेल्ट का हिस्सा था। ये टिक कर लो लास्ट में, यमुना नगर। स्थापना 1 नवंबर 1989। मुख्यालय सेम रहेगा। तहसीलों में जगाधरी, छछरौली क्या कहलाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। बिलासपुर, कहते हैं पहले इसका नाम व्यासपुर था, वेद व्यास के नाम पर, बिगड़ के क्या हो गया? बिलासपुर। और लास्ट लाइन में मुस्तफाबाद भी टिक कर लो। अभी पीछे कई नाम बदले थे इसी में ना, तो प्रताप नगर और इस तरह के नाम इन्हीं के दिए थे। पेज 216 पे आ जाओ। यमुना नगर के पर्यटन स्थल में आ जाओ। पंचमुखी हनुमान मंदिर। हनुमान के 5 मुख, एक मूर्ति निकली। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था 350 साल पहले, तो हल चलाते चलाते कुछ अटका, तो उसने वहां खोद के देखा तो हनुमान की मूर्ति निकली। कितने मुख थे इसके? 5, तो नाम पड़ गया पंचमुखी हनुमान। यहाँ लिख लो 350 वर्ष किसान खेत, फिर तुम्हें याद रहेगा। पंचमुखी हनुमान। अब तो बड़ा मंदिर बना दिया यहाँ छछरौली में। अगला है चिट्टा मंदिर। चिट्टा मतलब व्हाइट रंग के हनुमान। हनुमान हमेशा केसरी रंग के होते हैं ना भाई, लाल सा और वैसा रंग, लेकिन यहाँ सफेद रंग के थे। जब ये अर्जुन के रथ पे झंडे पे बैठे थे तो किसी को विजिबल नहीं थे, कारण सूरज की रोशनी भी व्हाइट दिखती है और ये व्हाइट रंग से उसके झंडे पे विराजमान थे, तो कपी ध्वजा इनका नाम पड़ा। सफेद रंग के हनुमान थे उसके झंडे पे। ये टिक कर लो चिट्टा मंदिर। यहाँ लिख लो हनुमान का श्वेत रूप।
हाँ, कपि ध्वजा, कपि मतलब यही हनुमान, ध्वजा किसकी ध्वजा पे बैठे थे ये? अर्जुन। तो अर्जुन की ध्वजा पे विराजमान थे ये, कपि ध्वजा। व्हाइट रंग के हनुमान थे ये। वैसे पंचमुखी हैं या फिर केसरी होते हैं। कालेश्वर महादेव मठ, कालेश्वर की दो जगह हैं, एक कालेश्वर महादेव तीर्थ है और एक मठ है। मठ पड़ेगा आपका यमुना नगर में और तीर्थ पड़ेगा कुरुक्षेत्र। वैसे भी तीर्थ स्थली आपकी कुरुक्षेत्र में है, यमुना नगर। कहते हैं पूरी धरती पर 12 मठ है, इनमें से 2 आपके यहाँ हैं, एक तमिलनाडु में रामेश्वरम और एक आपका। तमिलनाडु का रामेश्वरम बहुत प्रसिद्ध है, दुनिया आती है। आपका फेमस नहीं है क्योंकि उतना हमने इसको प्रमोट नहीं कर रखा। गुरुद्वारा पौंटा साहिब है यमुना नगर में, और भी कई हैं लेकिन आपके यहाँ यमुना नगर में। हथनी कुंड का बैराज है। बैराज समझते हो? बांध तो बहुत ऊंचा होता है, बैराज छोटा होता है। कभी अगर मौका मिले उस तरफ जाने का तो देख आना, उससे एक आइडिया जिंदगी भर रहता है। ये क्या करते हैं, मान लो ये यमुना नदी आ रही है, ढेर पानी, यहाँ पे ऐसा डिवीजन कर दिया, ऐसे ऊंचाई तक है ये, विजिबिलिटी है, ऊपर खड़ोगे सब दिखेगा। यहाँ पे पानी को ना रोकने के लिए ऐसे लगा के और फिर पानी को मोड़ दिया इस और इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा नीचे से जैसे ऐसा होता है कंक्रीट टाइप का, थोड़ा सा शटर टाइप भी होता है इसमें। इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बहुत थोड़ा थोड़ा आगे जाता है जो आपकी दिल्ली की तरफ जाएगा। इसका मेजर हिस्सा आपने मोड़ दिया और नहर बना दी, पश्चिमी यमुना नहर। इस तरफ बना दी पूर्वी यमुना नहर। इस साइड को कहते हैं बैराज। ये बांध जितना लंबा तगड़ा नहीं होता, लेकिन आप जैसे छोटी नदियों पे अगर पानी को रोकना है, डिवीजन करना है, तो वहां फिर आप जनरली बैराज बना लेते हैं। हरियाणा में कोई बहुत भारी भरकम नदी नहीं है, तो जो आपके बांध भी है ना, वो भी ऑलमोस्ट बैराज टाइप ही है। कोई ऊंचा बहुत तगड़ा बांध आपने नहीं बनाया, बना रखे हैं। भाई किशाऊ नदी पर आपने ये रामगंगा और ये सब मैंने पिछली बार शायद लिखवाए भी थे, लेकिन बहुत बड़े नहीं है। आपके यहाँ ज्यादा क्या है? बैराज। हथनी कुंड क्या है? बैराज है। ये टिक कर लो, हथनी कुंड बैराज। और आदि बद्री, आदि मतलब पुरानी, यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम था। है नहीं, कहीं जाओ देखने मिलेगी नहीं, लेकिन मानते हैं कि यहाँ पे था, कभी कभी चल पड़ती है। तो आदि बद्री के पास सरस्वती लिख लो। पौराणिक कह लो या कह लो वैदिक काल के, पुराण तो बात की है, वेद पुराने हैं। नर नारायण की गुफा है और ताजेवाला कॉम्प्लेक्स है। ताजेवाला और हथनी कुंड एक ही के 2 नाम हैं। जब पहले बना ना तो उसमें बहुत गाद, मिट्टी, रेत, सिल्ट हो गया, तो कहा भाई 2 किलोमीटर दूर आगे शिफ्ट कर लेते हैं इसी चीज को, तो वो नाम बस बदल दिया, एक ही बात है ये। यमुनानगर जिले के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? यमुना। इसका पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। और यमुनानगर में स्थित सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल थी, क्योंकि हमारी शुगर मिल किसके पास चली गई? पाकिस्तान। तो जवाबी कार्यवाही करनी होती है। लाहौर किसके पास चला गया? पाकिस्तान। तो नेहरू ने क्या कहा, क्या बनाएंगे हम? द सिटी ब्यूटीफुल, जो तुम्हारी राजधानी है चंडीगढ़। और तुमने कहा जितना है उसमें क्या डेवलप कर लेंगे? फरीदाबाद। इसलिए फरीदाबाद में किन लोगों को भेजा? शरणार्थियों को। तो ये टिक कर लो। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क यमुनानगर, किस चीज की अधिकता है यहाँ? साल के पेड़ और लाल जंगली मुर्गा। लिख लो जल्दी से, आज तो टाइम ज्यादा हो गया। एनसीआर का कॉन्सेप्ट सिर्फ 5 मिनट समझा दूं, कल हमारा टाइम बच जाएगा। किताब तुम बंद कर सकते हो, जल्दी से बोर्ड पे देखो, 2-4 मिनट, फिर कल का टाइम यूज हो जाएगा ना। आपके देश में कॉन्सेप्ट है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। यंगेस्ट पीएम कौन था तुम्हारा? राजीव। जो यंग होगा ना वो बातें भी अच्छी सोचेगा, समझेगा। उसने 2 चीजों पे काम किया, एक तो एजुकेशन पे, नई शिक्षा नीति 1986 में, और एक 1985 में उसने कहा कैपिटल के एरिया को बढ़ाते हैं, दिल्ली का विकास करते हैं। उसने इसके लिए एनसीआर पीबी बनवाया, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, और इस प्लानिंग बोर्ड ने पूरा प्लान बनाया, इसके ऊपर काम हुआ, और फिर एनसीटी के लिए अमेंडमेंट भी हुआ तुम्हारे देश के संविधान में। तुमने पढ़ा हुआ है 69th और 70th अमेंडमेंट। हम एनसीआर पे वापस आते हैं। एनसीआर का मेन मतलब है दिल्ली और उससे लगते शहर, जिनमें सबसे ज्यादा हरियाणा के, उसके बाद यूपी और उसके बाद राजस्थान। यूपी राजस्थान के जिले तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, वो अपनी खुद पढ़े। हम इतना जानते हैं यूपी के 8 और राजस्थान के 2 हैं, इनके नाम तुमसे नहीं पूछेंगे। तुम्हारे 14 जिले हैं, यानी सबसे ज्यादा एनसीआर में कौन है? दिल्ली के बाद हम हैं। और हमारी बेल्ट है पूरी पूरी 3, 2 नीचे की और 1 बीच की। तुम अच्छी तरह जानते हो नीचे की बेल्ट में क्या है? फरीदाबाद, पलवल और नूह। इस बेल्ट में है गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़।
ये 5 हैं, रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत, झज्जर। 5, 3, 8 और 3, 11। ये 11 सबको अपने आप दिमाग में बैठाने हैं। मैप तुम्हें आना चाहिए, पहली शर्त। नीचे की तीनों पट्टियां, 2 नीचे की, 1 बीच की। 5 इसमें है, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और सोनीपत। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, नूह, पलवल, फरीदाबाद। ये 11 हो गए 14 में से। 3 अलग अलग पट्टियों के हैं। सबसे ऊपर की पट्टी, तुम पहले पट्टी जानते हो, क्या पट्टी है? घर के फरीदाबाद के तीनों आ गए, गुड़गांव के भी तीनों आ गए, रोहतक के 5 आ गए, ये 11 हो गए। अब जो बीच के बच गए, इनमें से अंबाला में से कोई नहीं आएगा क्योंकि बहुत ऊंचे हैं, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। इसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर को भी बिल्कुल हटा देना, इनमें से कोई सा नहीं है। हिसार का सिर्फ 1 लिया, जींद, और इसके 2 ले लिए, पानीपत प्लस करनाल। इसका कैथल छोड़ दिया। क्या कुरुक्षेत्र है? कुरुक्षेत्र किस पट्टी का है? अंबाला। अंबाला को बिल्कुल छोड़ देना। 3 पट्टी कंप्लीट है, नीचे की दोनों और बीच की, और जींद हिसार की पट्टी में सिर्फ जींद आएगा। कैथल, करनाल, पानीपत में कैथल को भूल जाओ, करनाल और पानीपत। इस तरह से 3, 5 और 3, 11, 12, 13, 14। कितने जिले हो गए आपके? ये हरियाणा का कितना % हिस्सा है? आप मेन एनसीआर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनसीआर का डेवलपमेंट अपने आप देश करेगा। इसलिए देखो हरियाणा लगातार आगे आगे बढ़ता जा रहा है एजुकेशन के मामले में और हर चीज में। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।